हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। चैप्टर 4 है एनसीईआरटी क्लास 11th डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, यही चैप्टर चल रहा है अभी, सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और है रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडियन एयरप्लेन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या स्टार्ट होता है इस टॉपिक का, ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो दे दी वैगनर ने, लेकिन उस टाइम पे क्या समझा जाता था? उस टाइम पे ये समझा जाता था कि कॉन्टिनेंट्स तो स्टेबल है, कॉन्टिनेंट्स तो मूव ही नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए उसकी थ्योरी भी डिस्कार्ड हो गई। लेकिन धीरे टाइम बाद जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई, कन्वेक्शन करंट थ्योरी आई और प्लेट टेक्टोनिक्स आई, तो ये कंफर्म हो गया कि प्लेट्स मूव कर रही हैं। कॉन्टिनेंट भले ही मूव नहीं कर रहे, वैगनर की जो वैगनर ने बोला था, लेकिन प्लेट्स तो मूव कर रही हैं और उनकी फोर्सेस। अब मुद्दा वही आ जाता है, वैगनर की थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया था कि उसने फोर्सेस नहीं बता पाए थे। वो अगर वो फोर्सेस बता देते तो एक बार को उनकी थ्योरी को फिर भी कंसिडर किया जाता। ठीक है, लेकिन वो फोर्सेस बिल्कुल नहीं बता पाए। उन्होंने फोर्सेस जो बताई, दोनों ऐसी बताई जो कोई नहीं मान सकता कि ये फोर्सेस जो है प्लेट्स को मूव, कॉन्टिनेंट्स को मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है फोर्स के बारे में। अब सारा लफड़ा फोर्स से स्टार्ट हुआ है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, सारी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन फोर्स ही नहीं पढ़ी। फोर्स एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, बीच बीच में बता चुका हूं मैं आपको। अभी सिर्फ ये टॉपिक है फोर्स के ऊपर, इसमें समराइज कर रहे हैं कि क्या फोर्स है। फोर्स वही है, कन्वेक्टिव करंट ही है फोर्स। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। All the time that Wagner proposed this theory of continental drift, most scientists believed that the Earth was a solid motional body. जिस टाइम पे आइगनर ने ये थ्योरी प्रपोज की थी, कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली, उस टाइम पे ज्यादातर साइंटिस्ट ये सोचते थे कि अर्थ जो एक सॉलिड बॉडी है, अंदर कोई मोल्टन फॉर्म में लावा वगैरह नहीं है, कहीं से भी लिक्विड नहीं है, और मोशनलेस बॉडी है, अर्थ मूव नहीं करती। कॉन्टिनेंट्स जो है वो स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्टिनेंट्स है, मतलब कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह मूव नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव द अर्थ वाज सॉलिड मोशनलेस बॉडी। सॉलिड का मतलब अर्थ में कहीं भी लिक्विड नहीं है। अब लिक्विड है ये हमें कैसे पता चला? अगेन वी गो टू द सेकंड थर्ड चैप्टर, कौन सा? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कैसे पता चला? वेव से। सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा है ना, रिकॉल करो, पढ़ा है ना। सॉलिड नहीं है, उस टाइम पे सॉलिड समझा था, लेकिन वेव पैटर्न आया, फिर पता चला अर्थ तो सॉलिड नहीं है, बीच में तो मैग्मा भी भरा हुआ है, ऐसा है ना। तो वापस जाइएगा क्लास, वो वाली क्लास देखिएगा, वो वाली जो वीडियो है क्लास की देखिएगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, पर याद आ जाएगा आपको सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाउएवर concepts of sea floor spreading and the unified theory of plate tectonics have emphasized that both the surface of the earth and interior are not static and motionless but are dynamic। क्या कह रहा है? कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो प्रपोज की थी वैगनर ने, उस टाइम पे सभी साइंटिस्ट ये समझते थे कि अर्थ इज ए सॉलिड मोशनलेस बॉडी, बट सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट आने से, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, मिड ओशियनिक रीजन से लावा निकल रहा है, वो पुश करता है क्रस्ट को, और क्रस्ट जो मूव कर रही है, सी फ्लोर जो स्प्रेड हो रहा है, लेकिन समुद्र का साइज उतना ही है, अर्थ का साइज बढ़ नहीं रहा, क्योंकि वही जो क्रस्ट बन रही है वो आगे ट्रेंच पे जाके डिस्ट्रॉय भी हो जा रही है। ठीक है, ये हम आपको समझा दिया था। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग और यूनिफाइड थ्योरी, मतलब कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और उन दोनों के बेसिस पे प्लेट टेक्टोनिक्स, यूनिफाइड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी have emphasized that, क्या बताया हमें? कि both the surface of earth, कि अर्थ का सरफेस और इंटीरियर दोनों ही स्टैटिक नहीं है, दोनों ही हमेशा बदलते रहते हैं, समान नहीं रहते हैं, एंड मोशनलेस, और मोशनलेस भी नहीं है, बट आर डायनेमिक, लेकिन समय के साथ चेंज होते रहते हैं। डायनेमिक का मतलब टाइम के साथ चेंज होना, स्टैटिक नहीं है बिल्कुल भी। अर्थ का क्रस्ट और अर्थ का इंटीरियर बदलते रहते हैं। ठीक है, द फैक्ट दैट प्लेट्स मूव इज नाउ ए वेल एक्सेप्टेड फैक्ट। अब सब मानते हैं कि प्लेट्स मूव करती हैं। पहले ये मानना बहुत एकदम शॉकिंग, इट वाज जस्ट अ शॉकिंग न्यूज, प्लेट्स मूव कर रही हैं, कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, अब सब मानते हैं कि हाँ प्लेट्स मूव कर रही है। अरे हिमालय बढ़ रहा है, हर साल 3-4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, कैसे? प्लेट्स के मूवमेंट से तो बढ़ रहा है ना। चलिए, द मोबाइल रॉक बीनीथ द रिजिड प्लेट्स इज बिलीव्ड टू बी मूविंग इन सर्कुलर मैनर। हमारी जो रॉक्स हैं, प्लेट्स है, रिजिड प्लेट्स, उनके नीचे मोबाइल रॉक है, वो क्या कर रहा है? इज सपोज टू बी मूविंग इन सर्कुलर मैनर, वो सर्कुलर मैनर में मूव कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कभी किसी लेक वगैरह बोटिंग करने गए हैं? लेक वगैरह के आसपास या पॉन्ड के आसपास, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो पुराना किला वगैरह चले जाते हैं कई बार, तो वहां पे क्या होता है, तो लेक के ऊपर बोट तक जाने के लिए एक पेवमेंट टाइप बिछाई होती है, प्लास्टिक के बॉक्सेस टाइप होता है, पेवमेंट होती है, वो बिछाई होती है पानी के ऊपर। ठीक है, वो क्या होता है, नैनीताल में भी जा सकते, देख लेते हैं आप, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी टूरिस्ट साइट पे आप देख सकते हैं।
उनके ऊपर हम चल के बोर्ड तक जाते हैं। वो जो प्लास्टिक के पेवमेंट है वो नीचे नहीं दबते, क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से कम है। वो ही सेम केस यहाँ पे है। लिथोस्फेयर ऑफ अर्थ इज लाइक दैट पेवमेंट, प्लास्टिक पेवमेंट, और नीचे का वाटर जो वो मैग्मा है एस्थेनोस्फेयर में। तो क्या है, ये हमारी लिथोस्फेयर है, ये हमारी लिथोस्फेयर है, ठीक है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, बहुत बार बता चुका हूं। इसके बाद क्या है, ये नीचे वाला जो रीजन है ये वो हमारे मेंटल रॉक्स हैं, ये मेंटल रॉक्स हैं, ठीक है, ये कोर आ गई हमारी, यहां तक ये पूरा हमारा मेंटल है, ये सॉरी एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनो, ये हमारा लिथोस्फेयर है। सिंपल सी बात है कि जो सॉलिड प्लेट्स हैं ये यहाँ पे, जहाँ पे मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये सब लावा भरा हुआ है। लावा क्या कर रहा है, ये मैंने थोड़ा बना दिया स्क्वायर में, लेकिन ये थोड़ा सर्कुलर पैटर्न में है। लावा यहाँ से ऊपर जाता है और घूम के वापस नीचे आ जाता है और फिर दोबारा चलने लगता है। ये इस फॉर्म में लावा जो फ्लो करता रहता है सर्कुलर मोशन में। मैंने थोड़ा स्क्वायरिश बनाया, लेकिन इसको सर्कुलर मान के चलिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में लावा मूव करता रहता है, इस तरीके से, ठीक है। यहां भी ऐसे ही है, सर्कुलर पैटर्न में मूव करेगा। चलिए सर्कुलर ही बना देते हैं इसको थोड़ा, जितना हो सकता है, ठीक है। यहां भी लावा ऐसे ही मूव करेगा, यहां भी लावा उठता है, ठीक है, यहां भी ऐसे करेगा। अब ये जब ऐसे चलता है, घूमता है, तो इस पोर्ट यहां पे फ्री क्रस्ट को धकेल रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं, ठीक है। इसके ऊपर हमारी लिथोस्फेयर टिकी हुई है। लिथोस्फेयर की डेंसिटी इस लावा से कम है, मैग्मा से, ऑब्वियसली बात है, मैग्मा की डेंसिटी ज्यादा है। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, सर्कुलर फैशन में घूम रहा है। सवाल ये आता है कि इसको घूमने के लिए ताकत कहां से मिली, ये क्यों घूम रहा है? ये चुपचाप भी तो बैठ सकता था। अब यहां पे प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, डिफरेंशियल हीटिंग। कोर मेंटल बाउंड्री पे रेडियो एक्टिविज्म होता है, ठीक है, रेडियोजेनिक आइसोटॉप्स होते हैं, वो एनर्जी रिलीज करते हैं। और एक चीज और मिलती है यहाँ पे, दो रीजन से, एक रेजिडुअल हीट भी पाई जाती है, ठीक है। तो वो पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं। अभी आपको ये समझ आ गया कि लावा जो गोल गोल ऐसे घूम रहा है, मैग्मा जो है लावा एस्ट्रोस्फेयर में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और यहाँ पे जो ये रीजन है इतना, ये पूरा लिक्विड है, इसके ऊपर लिथोस्फेयर टिका हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया है। जैसे कि दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, उस तरीके से दूध के ऊपर मलाई डूबती तो नहीं है ना, टिकी होती है। या पानी के ऊपर जो मैंने आपको बताया प्लास्टिक पे बिछा देते हैं, ठीक है, वो उस तरीके से। तो अब आगे क्या एनर्जी, वो इस लावा को फ्लो करने के लिए क्या एनर्जी है, उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जंप करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है। द हीटेड मटेरियल राइजेस, हीटेड मटेरियल है, ऊपर उठता है, कोर मेंटल बाउंड्री पे टेम्परेचर एकदम से बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, क्रस्ट का टेम्परेचर कम है, कोर मेंटल बाउंड्री पे ज्यादा है, तो कन्वेक्शन होगा, पढ़ाया हुआ है। कन्वेक्शन का मतलब हीट इज ट्रांसफर्ड बाय थ्रू द ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल और लिक्विड, ठीक है। जो मटेरियल है वो उठता है टू द सरफेस, सरफेस की तरफ जाता है। जो मोल्टन रॉक्स में सरफेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है। स्प्रेड्स, ऊपर जाकर के फैलेगा, क्रस्ट से टकराएगा लिथोस्फेयर से, और वहां जाकर के फैलने लगेगा। ये है ना ऐसे, ये दो मेंटल रॉक्स है, इनके बीच का हिस्सा गल गया, गला दिया हीट ने, ये कोर मेंटल बाउंड्री है, कोर स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ये गलाया, तो यहाँ पे जाकर लिथोस्फेयर है, इससे जाकर टकराएगा और इधर फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। एंड बिगिंस टू कूल, ऊपर जाएगा और कूल होगा, एंड सिंक बैक इनटू डीपर डेप्थ, फैलेगा, फैलेगा तो ठंडा भी हो गया, और फिर दोबारा सिंक हो जाएगा इनटू डीपर डेप्थ, दोबारा वापस वहीं पे चला जाएगा। ये बात बता चुका हूं मैं, कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर भी बता दिया, जिन्होंने पहली बार वीडियो देखी उनके लिए बता दिया है कि इनको कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। कोर मेंटल बाउंड्री पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस वजह से क्या होता है, जो मेंटल के रॉक्स हैं वो कहीं कहीं पे पॉकेट्स बन जाती हैं, वो पिघल जाते हैं, वो ऊपर की तरफ लावा मैग्मा बनता है, वो मेल्टेड रॉक्स को मैग्मा बोलते हैं, ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर इंसुलेटेड क्रस्ट है, क्रस्ट से टकराएगा, दोनों तरफ फैलेगा, जब वो फैलेगा ठंडा होता है, फिर दोबारा नीचे आ जाएगा जहां भी उसको जगह मिलेगी वहां से, ठीक है। वो वही पूरा एक रीजन प्लेट्स कहलाता है। द साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर, यही साइकिल रिपीट होती है बार बार, टू जनरेट व्हाट साइंटिस्ट कॉल ए कन्वेक्शन सेल, क्या बनाने के लिए,
ये पूरी की पूरी क्या कहलाई, इधर से लावा उठा, इधर गया और वापस इधर आ गया, ये क्या बोली, इसको कन्वेक्शन सेल बोला गया। कन्वेक्शन सेल या कन्वेक्शन फ्लो बोला गया। समझ गए, समझ आ गई बात। चलिए, हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेस। अब मुद्दा वही आ गया कि चलो ठीक, कन्वेक्शन करंट्स तो बन गए, कन्वेक्शन फ्लो बन गया, लेकिन उस फ्लो को बनाने के लिए, मेंटल के रॉक्स को मेल्ट करने के लिए, उनको मैग्मा में कन्वर्ट करने के लिए हीट कहां से आई। तो उस हीट के लिए दो सोर्सेज हैं। पहला बता चुका हूं मैं, वो क्या है, रेडियो एक्टिव डीके। कोर मेंटल बाउंड्री पे रेडियो एक्टिविज्म होता है, रेडियो जेनेटिक आइसोटॉप से वो डीके करते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ी समझाने वाली चीज नहीं है, सब पता है सबको। सेकंड जो आता है वो आता है रेसिडुअल हीट। अब ये रेसिडुअल हीट क्या है, कुछ नहीं है। अर्थ जब बनी थी, प्लैनेटेसिमल से आवाज एक साथ जुड़े थे, हमने प्लैनेट फॉर्मेशन पढ़ा है, ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन था, ग्रेविटेशन अलग अलग था सभी प्लैनेट्स का। तो क्या हुआ था, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और सेंटर का कोर जनरेशन हुई थी, कोर का टेम्परेचर और ज्यादा जनरेट हो गया था। तो कोर का टेम्परेचर आज भी 6000 डिग्रीज है ना। तो यही बात है कि अर्थ है, यहाँ पे जो टेम्परेचर 6000 है, यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे 6000। तो ऑब्वियसली बात है, एनर्जी विल फ्लो टुवर्ड्स दिस। एनर्जी हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, 6000 से 15 की तरफ जाएगी, उसको रेसिडुअल हीट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, उसको हम रेसिडुअल हीट कहते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं, इनकी वजह से हमारा जो है, जो हमारी कन्वेक्शन करंट जो वो जनरेट होते हैं, इन दो सोर्सेज ऑफ हीट की वजह से, इनसे इनको एनर्जी मिलती है। हीट एनर्जी मिल रही है, हीट भी एनर्जी है। अब क्या कह रहा है, आर्थर होम्स ने सबसे पहली बार कंसीडर दिस आइडिया फर्स्ट। उन्होंने सबसे पहली बार ये आइडिया कंसीडर किया था 1930s में। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। विच इन्फ्लुएंस हैरी हेस थिंक अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और इसी आइडिया ने, जिसको हमने कन्वेक्शन थ्योरी बोली थी 1930s में उन्होंने दी थी, इसी आइडिया ने हैरी हेस को इन्फ्लुएंस किया था। क्या बनाने के लिए, क्या थिंक करने के लिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देने के लिए। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, कुछ नया नहीं है इस टॉपिक में। The slow movement of hot softened metal that lies below rigid plates is the driving force behind the plate movement। कहीं भी प्लेट मूवमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ये लाइन तुरंत चिपका देना। The slow movement of hot softened material lies below rigid plates is the driving force behind the plate movement। क्या उन प्लेट्स के नीचे जो सॉफ्टन मटेरियल मतलब मैग्मा जो रहता है, वो मैग्मा जो है वो ड्राइविंग फोर्स है किसके पीछे, प्लेट मूवमेंट्स के नीचे। ये लाइन कहीं भी चिपका देना, एनसीईआरटी की लाइन है, कोई इसको गलत नहीं ठहरा सकता। कभी भी प्लेट मूवमेंट से, प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जगह मौका देख करके तुरंत चिपका देना। ऐसी लाइनें मत छोड़ा करो कभी भी, किसी भी एनसीईआरटी की। सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं करना, पॉलिटी में मिल जाए, इकोनॉमी तो बहुत मिलेंगे। इकोनॉमी में तो इस तरह की लाइन्स बहुत मिलती है जिनसे आपका आंसर जो एकदम चमक जाएगा। उनको अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट कर देना, फिर देखो क्या नंबर आते हैं आपके। ठीक है, चलो तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो गया, फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। अब थोड़ा सा इंडियन प्लेट के मूवमेंट के बारे में पता है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। ठीक है, कुछ समझ ना आया तो कमेंट कीजिएगा, बाकी लाइक तो करना ही है। थैंक यू, बाय।